आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बजने वाले हैं और देश तक में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े 5 कोरोना हॉटस्पॉट की। लेकिन उसके पहले आज तक की एक्सक्लूसिव खबर, तबलीगी जमात के चीफ फरार मौलाना साद ने आज तक को एक्सक्लूसिव लिखित इंटरव्यू दिया है और आज तक के कई सवालों का जवाब मौलाना साद ने दिया है। मौलाना साद से आज तक ने सीधा सवाल पूछा कि वो इस वक्त कहां है। मौलाना साद ने जवाब दिया कि एजेंसियां जानती हैं मैं कहां हूं। आज तक ने मौलाना साद से पूछा क्या उसने कोरोना टेस्ट करवाया, तो मौलाना साद ने कहा कि क्राइम ब्रांच के कहने पर उसने कोरोना जांच करवाई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आज तक ने मौलाना साद से पूछा कि आपने लोगों को आत्महत्या के लिए क्यों उकसाया। मौलाना साद ने जवाब में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझ पर केस दर्ज किया जाए। आज तक ने मौलाना साहब से यह भी पूछा कि जमाती जो जगह जगह बदसलूकी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किसी का समर्थन नहीं करते, जो आदमी कानून तोड़ता है हम उसके साथ खड़े नहीं होते। यह जवाब मौलाना साहब ने दिया। उससे जब पूछा गया कि लॉकडाउन में मरकज में कार्यक्रम क्यों किया, तो मौलाना साहब ने कहा कि हमने सभी प्रोग्राम लॉकडाउन के पहले ही निलंबित कर दिए थे। तो ये सारे सवाल आज तक ने मौलाना साहब से पूछे और मौलाना साहब ने लिखित में इन सवालों का जवाब दिया। अब मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अरविंद, अगर मौलाना साहब लिखित में जवाब देने को तैयार है तो कैमरा पर आकर जवाब देने में क्या आपत्ति है? जी देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है और जो क्राइम ब्रांच के सूत्र बता रहे हैं, हम आज तक की टीम वहां पहुंची भी थी जाकिर नगर वेस्ट, और जो हमें पुख्ता जानकारी है जाकिर नगर वेस्ट में ही मौलाना साद मौजूद है। वो इलाका हॉटस्पॉट जोन में आता है, न कोई अंदर जा सकता है न बाहर जा सकता है। बहरहाल जिस तरह से लगातार क्राइम ब्रांच ये कह रही थी कि कोरोना का टेस्ट करवाए, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट दे, तो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मौलाना साद ने कंफर्म किया है कि उसने फाइनली काफी वक्त बाद, चूंकि 14 दिन क्वारंटाइन में रह गया था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की ने दबाव बनाया, उसके बाद क्राइम ब्रांच आज तक को मौलाना साद ने कहा है कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया है और उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आएगी तो वो क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। तो ये इस जवाब से रोहित एक चीज साफ हो जाती है कि जैसे ही टेस्ट आती है उस टेस्ट पर निर्भर करेगा कि क्राइम ब्रांच अब आगे की कार्रवाई क्या करेगी। अगर निगेटिव आता है कोरोना पॉजिटिव तो तुरंत क्राइम ब्रांच एक्शन लेगी और मौलाना साद को बहुत मुमकिन है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। तो इस टेस्ट पर काफी कुछ निर्भर करता है। उसके अलावा जो तमाम तीखे सवाल थे वो मौलाना साहब से हमने पूछे, जिसके जैसे कि जमातियों के साथ जमातियों का जो एक तरीके से छेड़छाड़ और तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि जो कानून है उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। हालांकि जो जमाती है वो डिसिप्लिन है। तो तमाम तरह के जो सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा जानकारी देने के लिए। अरविंद ओझा बता रहे हैं कि मौलाना साहब से एक्सक्लूसिव सवालों के जवाब उन्होंने लिए हैं। हॉटस्पॉट इलाका है, वहां तक कोई जा नहीं सकता, हालांकि वहां है भी नहीं मौलाना साहब, इसका अभी तय होना बाकी है। लेकिन मौलाना साहब का यह कहना कि एजेंसियों को पता है मैं कहां हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है तबलीगी जमात से ही जुड़ी, जहां आज तक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली मरकज में शामिल 400 से 500 जमाती अब भी लापता हैं। अलग अलग राज्यों में एजेंसियां इनकी तलाश कर रही हैं। कोरोना के मामले में सोर्स तक पहुंचना जरूरी होता है। वो तमाम लोग जो एक जगह इकट्ठा हुए हों और वहां बीमार लोग रहे हों, तो हर व्यक्ति को तलाशा जाना, उसकी जांच होनी जरूरी होती है। ऐसे में आज तक उन तमाम लोगों की तलाश कर रहा था जो कि दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे, क्योंकि बड़ी तादाद में 4000 से ज्यादा मरीज दिल्ली मरकज के जमाती जो कहे गए वो कोरोना पॉजिटिव इस समय तक देश के अलग अलग राज्यों में पाए जा चुके हैं। अब भी 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, वो अब तक सामने नहीं आए हैं। इनमें से 284 लोग कम से कम केरल में हैं। मुनीश चंद्र पांडे इस समय फोन लाइन पर हैं। मुनीश, बताइए विस्तार से। जी देखिए, जब दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट एमएचए को सौंपी थी, उसके बाद में एमएचए ने सारे जो स्टेट है, 23 स्टेट करीब थे, 23 राज्य थे जहां पर ये सारे के सारे तबलीगी जमात के जो लोग थे वो गए थे, और उसके बाद में डर था कि कहीं ना कहीं वो जो इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस है, लोगों में भी पहुंचा देंगे। उसके बाद से तमाम जो जांच एजेंसियां इसमें शामिल हुई और उसके बाद में उन्हें खोजना शुरू किया गया। लेकिन जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक
सैकड़ों की तादाद में दर्जन भर स्टेट में ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी तक जो पुलिस है उन्हें खोज नहीं पाई है। और ये सबसे बड़ा सरदर्द न सिर्फ राज्य सरकारों के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में जो सबसे ज्यादा मामले आए थे वो कहीं न कहीं जुड़े हुए थे मरकज से। 42 से 91 ऐसे मामले हैं कुल मिलाकर आज तक जो कि मरकज से रिलेटेड रहे हैं। और अब जो आंकड़ा हमारे सामने आया हुआ है उसके मुताबिक सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग खोजे नहीं जा पाए हैं, जिसकी वजह से डर है कि कहीं अगर वो शुक्रिया मुनीश पांडे फिलहाल जानकारी देने के लिए। 12 राज्य कम से कम ऐसे हैं जहां पर 500 के आसपास जमात से जुड़े लोग जिनका कोई अता पता नहीं है। अब आपको एक नजर जरा देश भर में कोरोना के हालात भी दिखा देते हैं। कोरोना मीटर आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं आज के आंकड़े। 23,452 लोग इस समय देश में कोरोना से बीमार हैं। 723 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,814 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने की लोगों की दर है 20.57% और पिछले एक दिन में 24 घंटे में 1,684 नए केस देश में कोरोना के आए। और इसी के साथ साथ हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें भी इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई क्या हैं वो फटाफट से दिखा देते हैं। देश में जैसा हमने आपको बताया पिछले 24 घंटे में 1,684 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा देश की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। महाराष्ट्र का हाल क्या है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। अभी तक 6,430 मरीज महाराष्ट्र में हो चुके हैं, जिनमें से 283 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। गुजरात में 2,624 मरीज हो गए हैं। 112 मरीजों की मौत अभी तक गुजरात में कोरोना की वजह से हो चुकी है। दिल्ली में 2,376 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 50 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। अच्छी खबर दिल्ली से यह है, प्लाज्मा थेरेपी का असर दिखने लगा है। राजस्थान में 1,964 लोगों में संक्रमण है। 27 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और मध्य प्रदेश में 1,852 मरीज हैं। अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जरा दुनिया का हाल भी देख लीजिए, जहां पूरी दुनिया में अब तक 1,92,208 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। 27,50,877 लोग कोरोना की वजह से इस समय पूरी दुनिया में बीमार हैं। अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। ये हालात हैं। इटली में 25,524 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है और स्पेन में 22,524 लोगों ने अभी तक दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। वैसे तो कोरोना का संकट पूरे देश और पूरी दुनिया पर छाया, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से अचानक फैला है, उसने गुजरात सरकार की नींद उड़ा दी है। गुजरात में अहमदाबाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश में आंकड़ा हर रोज औसतन 1,000 की दर से आगे बढ़ता जा रहा है। भारत में मरीजों के लिहाज से गुजरात नंबर 2 पर है और राज्य का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद सबसे ज्यादा संक्रमित। 23 अप्रैल की रात तक गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद 2600 से ज्यादा थी और इसमें अकेले अहमदाबाद में ही 1650 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। मतलब गुजरात के कुल पॉजिटिव लोगों में से अहमदाबाद की हिस्सेदारी करीब 63% है, जबकि गुजरात में 112 लोगों की मौत हुई है और अहमदाबाद में 69 मरीजों ने दम तोड़ा है। यानी कुल मौत में शहर का हिस्सा करीब 62% है। परेशानी यही खत्म नहीं होती। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर विजय मेहरा ने यहां तक कह दिया है कि अगर अहमदाबाद में कोरोना मामलों के दोगुना होने की यही रफ्तार जारी रही तो 31 मई तक सिर्फ अहमदाबाद में ही 8 लाख संक्रमित मामले हो सकते हैं। अपना अमदावाद शहर में 17મી એપ્રિલના રોજ ટોટલ 600 કેસ હતા અને 20મી એપ્રિલ 3 દિવસમાં એ ડબલ થઈને 1200 થી વધુ થઈ ગયા। એટલે 17 થી 20 એપ્રિલની વચ્ચે આપણું કેસ ડબલિંગ રેટ 3 દિવસનું હતું। પછી આપણે જે મહેનત કરી રહ્યા છે તો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનો થયો છે। તો અમે જે આકલન કર્યું છે અને આ આકલન ભારત સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે। 15 મે સુધીમાં લગભગ 50,000 કેસ અમદાવાદ શહેરમાં થાય અને 31 મે સુધીમાં 8 લાખ જેટલા કેસો થાય જો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનું રહે તો।
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने आगाह करते हुए कहा कि हमें कोरोना संक्रमण की दोगुना होने की तेजी को धीमा करना ही होगा। સાઉથ કોરિયા જેવા અમુક દેશો છે એ જ ફક્ત 8, 9 કે 10 દિવસનું ડબલિંગ રેટ અચીવ કરી શક્યા છે। એટલે જો આપણે કેસ ડબલિંગ રેટ 8 દિવસનું હાંસલ કરી શકીએ તો 15મી મે સુધીમાં જે 50,000 કેસો થવાના હોય એની સામે ફક્ત 10,000 કેસો થાય। अहमदाबाद में पहले ही एक सनसनीखेज मामला सामने आ चुका है, जिसमें एक सब्जी वाले से 60 खरीदारों में कोरोना संक्रमण फैला था। दूसरी हैरानी की बात यह है कि देश में जहां कोरोना संक्रमण के दोगुना होने की दर 9 से 10 दिन है, वहीं अहमदाबाद में सिर्फ 3 से 4 दिन का। अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा का बयान बेहद डराने वाला है। विजय नेहरा ने कहा है कि अगर यही हिसाब से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो 30 मई तक अकेले अहमदाबाद में 8 लाख कोरोना के मरीज होंगे। गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और यह सिलसिला दिल्ली वालों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक साथ 46 लोगों के कोरोना पीड़ित मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली वालों पर कोरोना का भयानक कहर बरपा है। अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला था और 4 दिन बाद ही जहांगीरपुरी के ही एच ब्लॉक में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आ गए। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बिल्कुल पास मौजूद हूं। दरअसल यहाँ पर नया मामला सामने आया है जिसमें 46 केस जो है वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस हिसाब से जहांगीरपुरी जो कि हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है, वहां पर किसी को आने जाने की मनाही है। वहां पर अब जो केसेस की संख्या हो गई, 3 बड़े-बड़े केसेस आ चुके हैं। दिल्ली के सिर्फ इसी इलाके में अब तक 89 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। ताजा मामले में एच ब्लॉक में 46 मरीज पाए गए हैं। इससे पहले सी ब्लॉक में 31 मरीज पाए गए थे और जहांगीरपुरी पुलिस थाने के 7 स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान में भी एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि शाहदरा में भी 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दिल्ली में 2300 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जो बताता है कि दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस बीच सड़क पर फूलमाला पहनाकर, आरती उतारकर उन्हें जलील कर रही है। करोल बाग इलाके में दिल्ली पुलिस शेल्टर होम में रह रहे लोगों की हर मदद भी कर रही है। वो उन्हें खाना खिला रही है और जरूरत के सामान पहुंचा रही है। तो कोशिश पूरी है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जाए और ये कोशिश तभी रंग लाएगी जब आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। मनोरंजन और चिराग गोठी के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। कोरोना की मार अगर सबसे ज्यादा किसी सूबे पर पड़ी है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना के 6000 से ज्यादा मरीज मिले। इनमें 4000 से ज्यादा अकेले मुंबई में है। मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यूं तो पूरा देश ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है, मगर महाराष्ट्र पर कोरोना काल बनकर बरसा है। हर बीतते दिन के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 4600 से ज्यादा हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4200 से ज्यादा हो गई है। मुंबई में भी धारावी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। धारावी में अब तक 214 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। यही वजह है कि मुंबई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्र की ओर से धारावी इलाके का दौरा किया गया। सेंट्रल कमेटी ने माना है कि धारावी में क्वारंटीन बेड बढ़ाने की जरूरत है। क्वारंटीन सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। मुंबई के धारावी इलाके में अब तक 214 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और 13 लोगों की कोविड-19 के चलते मौत हो चुकी है। एक सेंट्रल कमेटी ने भी धारावी को विजिट किया और ये सजेशन दिया कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बढ़ाने चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज सिर्फ धारावी में 2300 बेड्स की कर दी गई है और 1000 बेड्स और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुंबई में हालात बिगड़े हैं।
मंत्री जितेंद्र आवाड के भी कोरोना संक्रमित होने से लोगों में अलग ही दहशत घर कर गई है। बावजूद इसके कई जगहों पर गैर जिम्मेदारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये मुंबई के भायखला की तस्वीरें हैं। यहाँ आज सुबह जब बाजार खुला तो लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। मुंबईकरों को समझना होगा कि मौजूदा हालात बेहद विकट हैं। इससे तभी निपटा जा सकता है जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का विधिवत पालन किया जाए। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और अब बात जयपुर के रामगंज की, जिसे इस वक्त कोरोनागंज बोलना ज्यादा सही लगने लगा है लोगों को। वजह वहां तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की। जयपुर अब तक विख्यात था किलों के शहर के रूप में, गुलाबी नगर के तौर पर, हवा महल और सिटी पैलेस के लिए। लेकिन अब जयपुर कुख्यात हो चुका है अपने ऐसे कोरोना हॉटस्पॉट के लिए जिसका नाम है रामगंज। जी हां, अकेला रामगंज मोहल्ला न सिर्फ जयपुर को डरा रहा है बल्कि पूरा राजस्थान यहाँ के मरीजों के लगातार बढ़ते आंकड़ों से सहमा हुआ है। 24 अप्रैल की शाम तक जयपुर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 763 थी, जिसमें अकेले रामगंज में करीब 675 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मतलब जयपुर के 88% से ज्यादा मरीज रामगंज में ही मौजूद हैं। पिछले 48 घंटे में रामगंज में 116 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मौत के आंकड़े की बात करें तो जयपुर में अब तक 17 की मौत हो चुकी है, जिसमें रामगंज की हिस्सेदारी 12 मौत की है, यानी यहाँ भी प्रतिशत 70 के ऊपर है। जयपुर में कोरोना का पहला मरीज 3 मार्च को मिला था, जो अब बढ़ते बढ़ते 760 से ज्यादा हो चुका है। अब सरकार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। रामगंज में स्थिति नियंत्रण में है। आप देखिए कि जिस तरह वहां पॉजिटिव केसेज जो आने थे वो आए हैं एकदम, क्योंकि हमारे सैंपल के रिजल्ट आना बाकी था जो हमने कलेक्ट किए थे, अब वो सारे करीब करीब आ चुके हैं। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी डेजर्ट इंस्टीट्यूट जो जोधपुर के अंदर है, वहां भी 300 टेस्ट पर डे करने का हमने काम शुरू कर दिया है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने जब जयपुर बसाया था तो 4 चौकड़ियों में से एक रामगंज भी बनाया गया था। यहाँ सेना के लड़ाके और तोपची रहा करते थे। आबादी बेहद घनी है, गलियां बेहद सकरी, लिहाजा संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकना कतई आसान नहीं है। शुरुआत में मस्कट से आए एक शख्स की लापरवाही ने 150 से ज्यादा कोरोना के चेन बना दिए, तो दिल्ली से लौटे जमातियों ने भी हालत और खराब कर दी। सरकार का दावा है कि हमने तंग गलियों में से लोगों को निकाल कर खुली जगह पर रखना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। अब 1-2 दिनों में रामगंज में केस कम आने शुरू होंगे, क्योंकि हम लोग ने सख्ती बढ़ा दी है। तंग गलियों में पुलिस वाले घूम रहे हैं, वहां से जबरदस्ती लोगों को हटा कर दूसरी अच्छी जगहों पर रखा जा रहा है, जिसके नतीजे कुछ दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। कोरोना की सबसे ज्यादा मार वाला शहर इंदौर भी है। इंदौर में अब कोरोना लोगों के भीतर दहशत बनकर घर कर चुका है। सिर्फ 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 84 मरीज मिले। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, और इंदौर ही पिछले कई दिनों से बना हुआ है राज्यों में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। हालात और खतरनाक इसलिए भी हो चुके हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में इंदौर में 84 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद करीब 1700 है, जिसमें इंदौर में ही अकेले 1029 मरीज हैं। मध्य प्रदेश के कुल कोरोना मरीजों में से इंदौर में ही 60% से ज्यादा मरीज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एमपी में अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें इंदौर का हिस्सा 55 मौतों का है। इंदौर में करीब 14 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी भी 2000 सैंपल जांच के लिए पेंडिंग है, जिसे टेस्ट के लिए भोपाल और पुडुचेरी भेजा जाएगा। जो डिस्चार्ज किए गए थे वो 77 लोग हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से लगभग 25 लोगों को डिस्चार्ज किया जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ और लोग हैं सेम्स में भी और इंडेक्स में भी जिनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आना बाकी है। जैसे ही वो दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है हम लोग उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भी अभी सूची प्राप्त हुई है हमें, इसमें भी नए एरिया नाम मात्र के लिए है। ये वही इंदौर शहर है जहां कुछ दिनों पहले ही डॉक्टरों की टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। और हम आपको ये भी बता दें कि जिस इलाके में डॉक्टरों पर हमला हुआ था
उसी मोहल्ले से कई लोग अब कोरोना पॉजिटिव होकर अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इंदौर से अब तक करीब 77 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि शहर में संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र, इंदौर, आज तक। सवाल यह है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना के मरीजों का इलाज कैसे हो? इस सवाल का जवाब डॉक्टर्स ढूंढने में लगे हैं। डॉक्टर्स ट्रायल कर रहे हैं कि कोरोना के मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जा सकता है या नहीं। क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, समझिए। एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया, एक ऐसी महामारी जिसकी दवाई बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा प्रयोग हो रहा है जो बहुत संभव है कि कोरोना की बीमारी को खत्म कर दे। यूं तो सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमित शख्स ठीक कैसे हो, इसका जवाब बहुत हद तक प्लाज्मा थेरेपी हो सकती है। अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। दिल्ली सरकार को केंद्र से करीब 2 हफ्ते पहले प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद एलएनजेपी के 4 मरीजों पर थेरेपी का ट्रायल किया गया। साथ ही एक और प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ। अब एलएनजेपी के 2 मरीज आईसीयू से जनरल वार्ड में आ चुके हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल का मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी को आसान शब्दों में समझिए। इस थेरेपी के तहत कोरोना से हाल ही में ठीक हुए मरीज से कोरोना संक्रमित मरीज को खून दिया जाता है। आमतौर पर वायरस ठीक हुए मरीज के खून में एंटीबॉडी विकसित होती है। ये एंटीबॉडी वायरस संक्रमण से लड़ सकती है। ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा थेरेपी के तहत एंटी वाले खून के हिस्से को इकट्ठा कर नए मरीजों में चढ़ाया जाता है। एंटीबॉडी वाले खून के हिस्से को कॉन्वॉल्सेंट प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए इस थेरेपी को कॉन्वॉल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। जो मरीज कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे थे, एंटीबॉडी मिलने से उनके शरीर में संक्रमण से लड़ने की ताकत आ जाती है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती है। प्लाज्मा थेरेपी से डोनर में कमजोरी भी नहीं आती। प्लाज्मा फरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं। ब्लड तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर। इट इज ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी के इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन मरीजों को भी ब्लड प्लाज्मा देने के लिए आगे आना होगा जो ठीक हो चुके हैं। तभी प्लाज्मा थेरेपी बाकी बीमारों के लिए संजीवनी बन सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का संकट बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि किसी भी सूरत में कोरोना को हराना है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को भी सुनिए। भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, which takes कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट
अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है।